स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार स्पेशल जीके का यह तीसरा सेट लेकर के आए हम लोग। इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 को देखा है। इस सेट 3 में हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, आइए उसे देखते हैं। बिहार स्पेशल हम लोग कम से कम 200 प्रश्नों का स्टॉक रखेंगे ताकि कहीं से भी प्रश्न बने तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। आइए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। यह पाटलिपुत्र थी, चंपा थी, या फिर गिरिब्रिज या राजगिरी या फिर वैशाली थी। तो मगध साम्राज्य जो है 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में था और वहाँ जो है सबसे पहले हर्यक वंश का शासन प्रारंभ हुआ था। और हर्यक वंश के शासन में जो है ये जो थे वो कौन थे, तो हर्यक वंश के शासन में पहला जो ये था वो उसकी राजधानी जो थी वो राजगिरी थी और शासक जो हुए थे वो बिंबिसार हुए थे। यानी ऑप्शन नंबर 1 का जो है वो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा कि प्रथम राजधानी जो है वो गिरिब्रिज राजगिरी है। पाटलिपुत्र उसके बाद राजधानी जो बनती है तो उसे उद्ययन के द्वारा जो है ये राजधानी वहाँ हस्तांतरित किया जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन हुआ है पाटलिपुत्र में वह किनके शासन काल में हुआ है। दूसरा का चंद्रगुप्त मौर्य हैं, अजातशत्रु हैं, कनिष्क हैं या फिर अशोक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध को किस नदी के किनारे जो है वह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, गंगा नदी, निरंजना नदी, गंडक नदी या सोन नदी। तो तीसरा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी कि निरंजना नदी, गया में जो है निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को सभी को देखेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का जो सर्वप्रथम राजवंश है वो कौन सा है। ये बृहदत्त वंश है या फिर शिशुनाग वंश है या नंद वंश है या हर्यक वंश है। चौथा नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कि वैसे तो इतिहासकारों में बहुत सारे इतिहासकारों ने जो है हर्यक वंश को प्रथम वंश के रूप में माना है, लेकिन महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जो मगध वंश का प्रथम राजवंश पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि महाभारत तथा पुराण के अनुसार जो मगध का प्रथम जो सर्वप्रथम राजवंश है वो बृहदत्त वंश है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है चौथा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ये बृहदत्त तथा जरासंध को या फिर महापद्मनंद को या बिंबिसार को या फिर शिशुनाग को। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि मगध वंश का जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाने जाएंगे वो हर्यक वंश के संस्थापक यानी ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार जो है जो हर्यक वंश के संस्थापक थे उन्हें मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई, महापद्मनंद के द्वारा जो है नंद वंश की स्थापना किया गया है, याद रखेंगे हम लोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि बिंबिसार नंबर छठा में है कि बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। यह अंग जीता था, कौशल जीता था, वज्जी जीता था या फिर अवंती जीता था। छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो बिंबिसार ने बृहदत्त को पराजित करके ब्रह्मदत्त को पराजित करके जो राज्य उन्होंने जीता था वह ये अंग महाजनपद को ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है छठा नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए की अंग महाजनपद को जो है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके जीता था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अजातशत्रु के किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। ये दो जो प्रमुख हथियार है रथ मूसल तथा महाशिला कंटक, तो ये अजातशत्रु के द्वारा जो है किस युद्ध में प्रयुक्त किया गया था। अंग में, कौशल में, लिच्छवी में या उपयुक्त में से कोई नहीं। सातवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक है, बिंबिसार के पुत्र हैं, बिंबिसार की हत्या करके ये शासन स्थापित किए थे। तो इनके द्वारा जो रथ मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया गया है यह अंग के विरुद्ध, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह करेक्ट आंसर होगा सातवां नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन हुए हैं। जी, आठवां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या है, उदयन है या फिर अनिरुद्ध है, नागदशक है या मुंडक है। इसका सही उत्तर है आठवां नंबर प्रश्न का कि नागदशक जो है ये हर्यक वंश के अंतिम शासक हुए हैं। हर्यक वंश के शासक उदयन जो है
जो अजातशत्रु के पुत्र हैं इन्होंने ही पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। राजधानी को राजगिरी से स्थानांतरण करके पाटलिपुत्र ले जाने का कार्य जो है यह उदयन के द्वारा किया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी। यानी हर्यक वंश का जब शासन समाप्त हुआ तो उसके बाद मगध साम्राज्य पर किस वंश की शासन की शुरुआत होती है। जी, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है या फिर मौर्य वंश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि हर्यक वंश के पश्चात जो है वो शासन शुरू हुआ है। 9वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कि शिशुनाग के द्वारा जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। उसके बाद जो है महापद्म नंद के द्वारा जो है नंद वंश की स्थापना की जाती है शिशुनाग वंश के पश्चात, और फिर जो है नंद वंश के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है इनके सहयोग से, कौटिल्य के सहयोग से जो है ये मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो अगर सीरियल पूछे तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य के ये सीरियल में एक दूसरे के बाद जो है शासन स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया, तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र रही। 10वां का करेक्ट आंसर क्या है? नागदशक, धनानंद, कौशल, महापद्मनंद। तो भारत में ये मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर से ये पहले पाटलिपुत्र बनाया गया उदयन के द्वारा, फिर राजधानी को स्थानांतरण करके वैशाली लाया गया, फिर उसके बाद जो है राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाया गया, और उसके पश्चात जब राजधानी पाटलिपुत्र गया तो फिर राजधानी जो है पाटलिपुत्र से कभी उसके बाद स्थानांतरित नहीं हुआ, तब से लगातार राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र रहा। तो ये शासक जो है वो है कालाशोक, की कालाशोक के द्वारा जो है राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। यूनानी दूत जो मेगास्थनीज है, यह 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो 11वां का जो करेक्ट आंसर है वो यूनानी मेगास्थनीज जो है ये यूनान के शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था पाटलिपुत्र में। यानी 11वां का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में आंसर जाना जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी दूत मेगास्थनीज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाले शासक कौन थे। जी, यह सिकंदर महान है, या फिर सेल्यूकस निकेटर है, या डेमिट्रियस है, या फिर डिमोक्लिस है। इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 12वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य पटना आए थे। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा था। जी, अशोक के शासनकाल के समय, या फिर उदयन के, या अजातशत्रु के, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय। तो मगध पर जो भीषण 12 वर्षों का अकाल पड़ा था वह पड़ा था ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। और इसी कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ये बाद में जो है जैन ये हो जाते हैं, जैन धर्म को अपनाते हैं, और फिर उसके पश्चात जो है ये श्रवण बेलगोला चले जाते हैं और वहीं सलेखना विधि से ये प्राण त्याग करते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाणक्य हैं, या फिर तीवर हैं, या मेगास्थनीज हैं, या भद्रबाहु है। तो भद्रबाहु के साथ तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो श्रवण बेलगोला जाते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था वह कौटिल्य अर्थात चाणक्य को नियुक्त किया था, जिनका अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त भी है। 3 नाम से जाने जाते हैं, कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक की भी रचना की है जो अर्थशास्त्र के रूप के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे हम लोग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रधानमंत्री के रूप में चाणक्य को नियुक्त किया था, जिनका अन्य नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य है, और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र जो है, जो चाणक्य की पुस्तक है, वो 15 अधिकरणों में विभक्त है। इस प्रकार के प्रश्न कोई भी बने लेकिन हमसे छूटना नहीं चाहिए, इसलिए आप अगर अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत का मुक्तिदाता जो है वो ईरानियों से, या यूनानियों से, या शकों से, या फिर हुनों से। 15वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी की यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला प्रश्न कौन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह स्रोत कौन सा है? दिव्यदान है, अर्थशास्त्र है, इंदिका है या फिर अशोक का शिलालेख है। जी 16वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? तो 16वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन प्राप्त होता है वह इंदिका नामक पुस्तक है, जो किसके द्वारा रचित है? तो इंदिका पुस्तक जो है वह मेगास्थनीज के द्वारा रचित है। वही मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिलिकस निकेटर का राजदूत बन करके आया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन स्थापित होता है? तो हम लोग इस पर पीछे चर्चा कर चुके हैं कि हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश है, यानी ऑप्शन नंबर ए 17वां का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मेगास्थनीज जो सिलिकस निकेटर का राजदूत था और ये यूनानी शासक था सिलिकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो उनके द्वारा जो रचित पुस्तक है 18वां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है कि इंडिका जो है उनके द्वारा रचित पुस्तक है। अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक है। ऋग्वेद जो है यह वेदों में सबसे पुराना वेद है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो कौटिल्य हैं। तो इसमें भी हम लोग देर नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोग कर पा रहे हैं उत्तर हमसे पहले तो आप कमेंट करके जरूर बताते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत से मिलता है? जी पाटलिपुत्र के जो शासन व्यवस्था का ये विवरण है यह स्ट्रैबो से मिलता है, फाहियान से मिलता है, मेगास्थनीज से मिलता है या फिर युआन च्वांग से मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 20वां नंबर क्वेश्चन का? 20वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है वह फाहियान के ये से मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन बना? जी तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो है वो अशोक शासक बनते हैं या फिर बिंबिसार बनते हैं या बिंदुसार बनते हैं या तीवर। तो बिंबिसार जो है ये तो हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात जो है उनके पुत्र बिंदुसार, याद रखेंगे नाम मिलता जुलता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार जो है वो शासक बनते हैं मौर्य वंश के, और बिंदुसार के बाद जो है उनके पुत्र अशोक जो है वो शासक बनते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग किसके बाद कौन है? तो सबसे पहले है मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद है बिंदुसार के बाद है अशोक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? यानी उनके पड़ोसियों से उनका मैत्रीपूर्ण संबंध था, इस बात का उल्लेख जो है किस ये से मिलता है, किस शिलालेख से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है? तो यह साहब गढ़ी अभिलेख से मिलता है या ब्रह्मगिरी अभिलेख से या शिलालेख 13 से या सोपरा अभिलेख से। तो 22वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि जो ये अशोक के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का जो उल्लेख मिलता है यह शिलालेख 13 में मिलता है। सी आंसर सबसे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? जी तृतीय बौद्ध संगीति किनके द्वारा अध्यक्षता किया गया था? ये मोगली पुत्र तीस है या फिर पिलंगवत्स है या महाकश्यप है या फिर वसुमित्र है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 23वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा यह ऑप्शन नंबर 1 है कि मोगली पुत्र तीस जो है इन्होंने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की है। प्रमुख रूप से 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई है, प्रथम राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा जो है वो कश्मीर में हुआ है। तीसरी जो बौद्ध संगीति है जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने किया है, यह बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में होने वाली बौद्ध संगीति है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि प्रथम राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन जो कि कश्मीर में स्थित है। तो ये चारों ऑप्शन हमारे पास हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ? राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा 24वां नंबर इस प्रश्न का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि किस मौर्य शासक ने
कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले मौर्य शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य जाने जाते हैं, बिंदुसार जाने जाते हैं, अशोक, या फिर ये सभी जो है कलिंग पर विजय प्राप्त करने वालों के रूप में जाने जाते हैं। तो 25वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी के अशोक जो है वह कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाले शासक के रूप में जाने जाते हैं। और यही विजय के बाद जो है अशोक ने ये धम्म की नीति को अपना लिया था, युद्ध विजय की नीति को विराम दिया था और धम्म की नीति को अशोक अपना लिए थे। 25वां का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 है कि अशोक का धम्म क्या था। अशोक का जो ये धम्म की नीति है यह नैतिकता का आचार संहिता है या फिर प्रशासनिक संहिता है या युद्ध संहिता है या उपयुक्त में से सभी है। तो अशोक की जो धम्म नीति है यह नैतिक आचार संहिता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नैतिकता के आधार पर जो है अशोक के नैतिक ये विचार बदले और युद्ध की नीति को त्याग दिए और ये की नीति को जो है ये शुरू किए थे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27 है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय है यह स्वर्णगिरी में है या पाटलिपुत्र में है, अवंती में है या फिर वैशाली में है। जी, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 27वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा वह कौन सा है। तो 27वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के जो केंद्रीय न्यायालय का मुख्यालय है वह पाटलिपुत्र में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। यानी अशोक ने जब कलिंग विजय के पश्चात जब धम्म की शुरुआत की तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ की यात्रा की थी। लुम्बिनी की, कुशीनगर की, बोध गया की या फिर वैशाली की। तो 28वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि अशोक ने जब धम्म नीति अपनाया तो सबसे पहले इन्होंने जो है या बोध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। बिहार के भागलपुर जिला से प्राप्त हुआ है या फिर चंपारण जिला से, छपरा या कैमूर जिला से। जी, 29वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो 29वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे करेक्ट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि अशोक का जो स्तंभ लेख है वह बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुआ है। जी, अशोक का स्तंभ लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है तो बिहार के चंपारण जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभालेख नहीं है। कौन सा स्तंभालेख जो है वो बिहार से प्राप्त नहीं होने वाले स्तंभालेख में है। वह लौरिया आर्यराज है या फिर लौरिया नंदगढ़ है या रुमनदेही अभिलेख है या फिर ये रामपुरवा है। तो इस 30वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कि रुमनदेही जो है यह नहीं है। बाकी लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा ये सभी जो है बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के अभिलेख हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफा का निर्माण करवाया था। यह चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था या फिर दशरथ ने, अशोक ने या बिंदुसार ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। 31वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि 31वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि बराबर की पहाड़ियों में जो गुफाओं का निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 की गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ी के प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। 32वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि गोपी गुफा का निर्माण जो है यह कौन करवाए थे। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बिंदुसार या दशरथ। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि दशरथ के द्वारा जो है यह कराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों के लिए जो है प्रतिमा प्राप्त हुई है। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो जैन के जो तीर्थंकर हैं ये उनमें से कौन से स्थान से प्राप्त हुई है। तो 33वां का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी लोहानीपुर पटना से जो है यह प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यूनानी दूत डिमोक्लिस का आगमन मगध के किस शासनकाल के दरबार में हुआ था। 34वां का सही उत्तर क्या है। ये यूनानी दूत डिमोक्लिस का जो आगमन है यह बिंदुसार के दरबार में हुआ है, अर्थात 34वां नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है
कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कौन सा वह स्तंभ है जी? 35वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? तो 35वां नंबर प्रश्न के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि भाबरू स्तंभ में जो है अशोक ने स्वयं को ये मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये आजीविकों ने किया था, या थारुओं ने, जैनों ने, या फिर तंत्रिकाओं ने? तो इसका 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है कि बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है वह सबसे पहले आश्रय गृह के रूप में आजीविकों ने किया था, यानी इसी के लिए इन्हीं के लिए बनाया भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि देव नाम प्रिय की जो नाम की किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया था? तो देव नाम प्रिय के जो रूप में जो संबोधन खुद को किए हैं वो सम्राट अशोक ने किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों हम लोग अभी एक एक प्रश्नों को देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, ताकि कोई भी प्रश्न किसी भी टॉपिक से आए तो छूटना नहीं चाहिए। आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 है कि अशोक के धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है? जी 38वां नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि अशोक के धम्म नीति की जो जानकारी है वो द्वितीय स्तंभालेख से मिलती है, या फिर 7वें शिलालेख से मिलती है, या फिर द्वादश शिलालेख से, या सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के उपयुक्त सभी जगहों से जो है हमें अशोक के धम्म नीति के संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? जी मौर्य साम्राज्य के पतन में विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट, या फिर प्रांतीय विद्रोह? 39वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि शामिल नहीं, वो आर्थिक संकट है, यानी ऑप्शन नंबर सी के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित होता है? जी मौर्य साम्राज्य के बाद जो है मगध पर वह कण्व वंश का होता है, शुंग वंश का होता है, सातवाहन का, या फिर शक वंश का? तो 40वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि बी है कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य वंश के पश्चात जो है मौर्य साम्राज्य पर या मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की शासन स्थापना होती है। इस प्रकार दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण VVI प्रश्न जो है जो बिहार से संबंधित है, प्राचीन बिहार से संबंधित प्रश्नों को देखा है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के भी शेयर कीजिए। हम एक सीरीज में जो है बिहार के प्राचीन, आधुनिक और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से लेकर के भूगोल और नागरिक संबंधित सभी प्रश्नों को इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।